दुनिया भर में सियासत का जो कारोबार है वो काफ़ी मुश्किल है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की सियासत भी हमेशा की तरह मुख्तलिफ अंदाज के साथ अगरचे टर्बुलेंस का शिकार रहती है। और जब हम साउथ एशिया पे नज़र डालते हैं, श्रीलंका हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, तो वहाँ पर भी सियासत कोई आसान काम नहीं। दुनिया भर में सियासत कोई आसान काम नहीं। अमेरिका में जो कि हमने अभी सदर ट्रंप की एक बार फिर कमिंग बैक पॉपुलैरिटी जिसको कहना चाहिए वो हमने देखी लिज चैनी के नॉमिनेशन हारने की सूरत में। ये सब बातें बहुत मुश्किल हैं। कैसे ये सब बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। स्ट्रेटजिक थिंकिंग विद कामरान बुखारी में हम यही बातें करते हैं। आज भी हमारा एजेंडा कुछ लोडेड सा है। हम कोशिश करेंगे कि उन सब पर वन बाय वन फास्ट पेस में कामरान बुखारी साहब की राय लें, उनसे बातचीत करें। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क में सलमान रुश्दी पर जो अटैक हुआ उस पर ईरान का जो रद्द अमल आया वो एक अलग मसला है। दुनिया ने जो बातें की वो एक अलग मसला है। ख़ुद अमेरिका के अंदर फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप के घर पर जिस तरह छापे FBI के पड़े वो क्या मानी रखते हैं। पाकिस्तान में और भारत में आज़ादी के 75 साल मनाए गए। उन 75 सालों के मनाने के क्या जवाज़ हैं या क्या मानी हैं उन दोनों मुल्कों में। इसके साथ साथ और बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। मैं पहले स्वागत करता हूं, खुश आमदीद कहता हूं कामरान बुखारी साहब को वाशिंगटन से। जी कामरान साहब, आपके मुल्क में न्यूयॉर्क में पिछले हफ्ते जिस तरह सलमान रुश्दी पर अटैक हुआ, अगरचे उन्होंने अपोलोजाइज़ भी कर रखा है बहुत सालों पहले फतवा के कॉन्टेक्स्ट में, और जो कुछ वो लिखते हैं वो सटायर के स्टाइल में लिखते हैं। और फिर ईरान ने जो उस पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया, अमेरिका की तरफ से जितनी मज़म्मत आई, फ़्रांस की तरफ से और दुनिया के ममालिक की तरफ से, उसके पेश नज़र ईरान ने यह कहा कि सलमान रुश्दी ने जो कुछ किया है वो ख़ुद ही इसके ज़िम्मेदार हैं। और एक नौजवान न्यू जर्सी का रहने वाला वो इस वक्त अरेस्ट भी है जिसने हमला किया। तो इस सारी सूरत हाल से बातचीत का आगाज़ करते हैं। आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? देखें, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि सलमान रुश्दी का जो पूरा किस्सा है वो कोई 35 साल पुराना है। यानी ये सलमान रुश्दी का जो इशू है वो कोई कल का नहीं है, खबरों में वो नहीं है। वो जो है यानी जो लोग मतलब आपकी और मेरी उम्र के हैं उनको तो याद होगा कि हाँ भाई कोई शख्स था सलमान रुश्दी, उसने किताब लिखी, उसके बाद लोगों को गुस्सा आ गया और उसके बाद जो है उस बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ ग्लोबली मुसलमानों का 1988-89 के अंदर। और फिर उस वक़्त ईरान की रेजीम जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी अभी जिंदा थे तो उन्होंने एक फतवा भी दायर कर दिया कि भाई इसको तो सज़ाए मौत होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ है ये बहुत पुरानी है। तो अब क्यों, सवाल ये उठता है कि अभी क्यों ये हमला हुआ है। और सलमान रुश्दी जो है वो बड़े ज़माने से अपने सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए एहतियात बरत रहे थे, उनको सिक्योरिटी फराहम हो रही थी, तो वो जो है पूरी एहतियात के साथ चलते थे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आप वो जो एहतियात बरत रहे होते हैं तो वो जो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस होती है या लेवल ऑफ विजिलेंस होती है वो आप मेंटेन नहीं कर सकते इतने सालों तक के लिए। और फिर ये है कि जब आप न्यूज़ से हट जाते हैं और बेशुमार जो इश्यूज आए हैं दुनिया में गुज़श्ता 3 दिहाइयों के अंदर, उसकी रोशनी में फिर जो है सलमान रुश्दी का मसला जो है वो बहुत छोटा रह जाता है ना। उसके बाद बहुत कुछ हुआ है, सोवियत यूनियन का जो है कोलैप्स हुआ है, 9/11 हुआ है, इराक की जंग हुई है, अफगानिस्तान की जंग हुई है और दीगर चीज़ें हुई हैं। तो वो फोकस नहीं है मीडिया के इस वक्त। तो फिर ये अभी क्यों हुआ है, तो अचानक तो नहीं हो जाता। फिर दूसरी जो बात है जो इससे जुड़ी हुई है वो ये है कि ये जो जिस बंदे ने कत्ल करने की कोशिश की है, जो हमला किया है सलमान रुश्दी के ऊपर, वो तो एक नौजवान है जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है। तो उसको तो मतलब आजकल का जो 24 साल का एक नौजवान है एवरेज,
वो मुसलमान ही क्यों ना हो, उसको सलमान रुश्दी के बारे में कोई खास पता नहीं होगा, क्योंकि और बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको मतलब जिस पे फोकस की जरूरत है, जो मौजूए सुखन है दुनिया के लेवल के ऊपर, जो मीडिया के अंदर जिसकी बाज़गश्त होती है। तो उसका सलमान रुश्दी के साथ इस तरह ऑब्सेस हो जाना, इस हद तक चले जाना कि मतलब ये कोई अचानक तो नहीं हुआ ना कि बस भी मुझे सलमान रुश्दी पे गुस्सा आ गया क्योंकि इसने 1988 में एक किताब लिखी थी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और अब मुझे पता चला है कि ये यहाँ न्यूयॉर्क में आ रहा है, तो मैं तो इसको मार डालूंगा। ये ऐसे तो नहीं होता ना, मतलब ये थॉट प्रोसेस क्या था, ये कंडीशनिंग कैसे हुई है, और ये कंडीशनिंग क्या मतलब यूनिलैटरली हुई है, मतलब इम्प्रॉम्प्टू हुई है, कोई किसी ने कोई मतलब उसकी जहन साजी नहीं की, ऐसा मानना बहुत मुश्किल है। और जो शवाहिद नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से ईरान इसको उछाल रहा है, और जिस तरीके से वो खुद कह रहा है आज, बल्कि को खबर है कि जी वो अब कह रहा है कि जी वो आयतुल्लाह खामेनी जो है वो उनके आइडियल है। ठीक है, तो इससे तो यही साफ हो रहा है कि ये कोई ईरानियन इंटेलिजेंस की कार्रवाई है, क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स, ये इंफॉर्मेशन का होना, उसके ऊपर अमल करना, वहां तैयार होके जाना और इस तरह का हमला करना, ये इसके लिए प्रिपरेशन की जरूरत होती है और ये आम आदमी नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पे एक शख्स जो 24 साल का है। ठीक है, 24 साल का जो बंदा है वो उसको कुछ 2 ही साल हुए हैं, वो ग्रेजुएट हुए हुए अगर वो कॉलेज के आया तो। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस किस्म की प्लानिंग की ज़रूरत है। तो ये इसमें पूरी तरीके से मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो है हाथ है। अब किस तरीके से उन्होंने इस बंदे को आमादा किया, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, ये क्या हुआ, ये तो डिटेल अभी निकलेंगी। लेकिन दिल नहीं मानता इस बात को कि अचानक एक 24 साल के लड़के को सलमान रुश्दी के ऊपर गुस्सा आ गया है और उसको ये पता चला कि मेरे शहर में आ रहा है, तो उसने तय कर लिया कि जी बस मैं अब इसे कत्ल कर दूंगा। ये स्टोरी मानने के नहीं मानी जा सकती, इत्तेफाक नहीं है। बड़ी आपने अहम बात की कि एक 24 साल का शख्स जो शायद इस किताब को भी अब तक उसने नहीं पढ़ा होगा, हम यही एज्यूम कर सकते हैं, चूँकि कोई ऐसी खबर नहीं है कि उन्होंने उस किताब को पढ़ा हो, और ये किताब भी 35 बरस पहले शाया होती है। और इस किताब को जो इस किताब पर जो फतवा लगा, वो मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि शायद फतवा लगाने वालों ने भी नहीं पढ़ा होगा, चूँकि सलमान रुश्दी की इससे पहले किताब मिडनाइट चिल्ड्रन बुकर प्राइज़ जीत चुकी थी और वो बहुत ही मंझे हुए राइटर हैं। और फिर उन्होंने इस किताब में जो एक कंट्रोवर्शियल बात थी उस पर माफ़ी भी मांग ली बाद में। और ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि आपको लगता है कि इसमें ईरानी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। हमने एक ख़बर सुनी थी पिछले दिनों, जॉन बोल्टन जो सदर ट्रंप के भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके थे जब प्रेसिडेंट ट्रंप थे, तो उन पर भी एक हमले की कोई प्लानिंग सामने आई अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट के पास, और उन्होंने कहा कि इसकी प्लानिंग भी, यानी जॉन बोल्टन को मारने की प्लानिंग भी ईरानी नजाद एक शख्स ने जो की थी, वो उसके पीछे भी ईरानी सरकार थी। तो क्या आप इन दोनों बातों को एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, नंबर एक? और दूसरा जुड़ा हुआ सवाल ये कि इसका आफ्टर ऑल अगर ईरान की हुकूमत की ये कोई प्लानिंग थी तो इसका फ़ायदा उन्हें क्या था? जी देखें, वो इस वक्त बड़े अरसे से जो है दबाव का शिकार है। जो ईरानी की जो रेजीम है वो बहुत ज़बरदस्त दबाव का शिकार है। एक तरफ जो है इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस ने उनके मुल्क में उनकी रेजीम को पेनिट्रेट कर लिया। इस पे मेरे मज़ामीन हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी है, तो कि साइंसदान को, वो जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको वो एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड धमाके होते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या न्यूक्लियर रिलेटेड फैसिलिटीज़ के ऊपर ईरान में, और एक नहीं कई दफ़ा। और फिर जो है वो स्टक्सनेट वायरस जो 2010 में आया था। तो एक तरफ से उनको इजराइल की तरफ से बहुत दबाव है और उनको रिटेलिएट करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप एक फरीक दूसरे फरीक के ऊपर जारहाना कार्रवाई कर रहा है, तो या दूसरी साइड के पास 2 चॉइसेस होती हैं, या हार मान ले या फिर ये है कि वो जवाबी कार्रवाई करे। अमूमी तौर पे जवाबी कार्रवाई होती है, लेकिन जवाबी कार्रवाई करने की सकत नहीं। अभी हाल ही में अगर आपको याद हो तो गजा की पट्टी के अंदर जो है कुछ रॉकेट दागे गए थे जो कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने दागे।
जो हमास नहीं है, हमास का उनके साथ एक कंपटीशन, कोऑपरेशन, एक अजीब सा रिलेशनशिप है। इस दफा जो है और ज्यादा देर ये चला भी नहीं, कुछ दिन चला और उसके बाद जो है वो सीज फायर हो गया। वो जैसे माजी में जो जंगें हुई उतनी लंबी नहीं हुई। उसकी वजह यह थी कि हमास जो है वो जंग के मूड में नहीं थी। हमास जो है 2-3 जंगें कर चुकी है और उसका नुकसान उठा चुकी है, उसकी हुकूमत जो है कमज़ोर अपना है, तो वो इस वक्त नहीं चाहते कि किसी किस्म का कोई तनाज़ा नया छिड़ जाए। इसी वजह से उन्होंने इजिप्शियन इंटेलिजेंस के साथ मिलकर फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद को दबाव डाल के उन्होंने कहा जी कि जो है एक ट्रूस हो, सीज फायर का। तो वो उसके जरिए भी ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। फिर जो है लेकिन वो कोई ज्यादा अफादियत नहीं है, चूंकि हमास मान नहीं रही। माजी में हमास मानती थी, तो हो सकता है मुस्तकबिल में फिर मान ले, लेकिन इस वक्त नहीं हो रहा। फिर अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि वो जो न्यूक्लियर डील जो सदर ट्रंप ने वो उसको बेसिकली निक्स कर दिया था, उसके बाद से और फिर जो है जो उनके जो बड़े जर्नैल कासिम सुलेमानी पे जो असैसिनेशन हुआ अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में, तो उस वजह से बहुत दबाव है और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो पा रही। फिर इसराइल जो है वक्तन फवक्तन सीरिया के अंदर और लबनान के अंदर बमबारी करता रहता है कि जहां पे भी ईरानी जो है को असला फराहम कर रहे हैं, कुछ शिपमेंट को कॉन्वॉय को बेस बन रहा है, को कुछ हो रहा है, तो ईरान जो है वो को जवाब तो देना है ना। और फिर आपने बात की अब सदर ट्रंप के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन के ऊपर जो प्लॉट था असैसिनेशन का, और लोग भी उसमें सुनने में आया कि शामिल हैं। यहाँ तक कि फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पेओ का भी जिक्र होता है कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने की। लेकिन ये बहुत वेल गार्डेड टारगेट्स हैं, ये हार्ड टारगेट्स हैं, इनको पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल है। तो फिर आप एक सॉफ्ट टारगेट के पीछे जाते हैं। तो आई थिंक कि जो है ईरानियन इंटेलिजेंस अपनी जवाबी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि प्लॉजिबल डिनायबिलिटी हो जाती है ना, कि आप कह सकते हैं कि जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं होता, आप ही का लेना देना है, लेकिन आप कह सकते हैं कि हमारा लेना देना, क्योंकि एक आम आदमी था जिसने किया है, उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। और फिर ये है कि जो ईरानी इंटेलिजेंस है उनका ट्रेड क्राफ्ट जो है वो जरा अपना हाई कैलिबर का होता है, वो फुटप्रिंट कम ही छोड़ते हैं। ठीक है, ये हमने जो है देखा है तारीखी तौर पे कि वो शवाहिद आपको उस तरीके से नहीं मिल पाते, क्योंकि वो अपने ट्रैक्स कवर करने के बड़े माहिर होते हैं। तो उनका ट्रेड क्राफ्ट इस किस्म का है। तो आई थिंक कि उनको पता था कि आइटिनरी क्या है सलमान रुश्दी की, क्योंकि बगैर जाने में तो कोई पहुंच नहीं सकता ना। कि इस वक्त अगर मैं चाहूं कि इस वक्त जो है किसी से मिलना चाहूं, मैं आपसे मिलना चाहूं, जब तक आप मुझे व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देंगे, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे कब मिलेंगे, राइट? तो मुझे ये भी नहीं पता कि आप हैं कहाँ पे। तो ये तो सलमान रुश्दी की बात हो रही है और इस नौजवान की बात हो रही है जो 24 साल का, जो अनरिलेटेड है। हम और आप तो दोस्त हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं। तो कैसे पता चलता है? तो आई थिंक ईरानियन इंटेलिजेंस उसकी मतलब एक उसको पता था कि वो कहाँ पर है। और ये आजकल जानना कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है कि जो सलमान नई ये मतलब 90s की दिहाई नहीं है कि जब सब कुछ फ्रेश था, नई नई सैटेनिक वर्सेस आई हुई थी, नया नया उनके खिलाफ फतवा लगा हुआ था, नई नई उनकी जान को खतरा था और वो अंडरग्राउंड हुए हुए थे। अब बड़े जमाने से सलमान रुश्दी जरा थोड़ा फ्रीली मूव कर रहे थे, क्योंकि उनकी तरफ से ये था कि जो है वो खतरा टल गया। तो उससे फिर ये होता है कि जो ईरानियन इंटेलिजेंस है उनको पता होता है कि हाँ भाई अच्छा आज ये यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, अच्छा वहां जाएगा, वहां कौन बंदा है, किस बंदे के थ्रू इसके ऊपर को हमला हो सकता है। तो आई थिंक कि इनके एसेट्स तो हैं ना, ठीक है ना। तो एसेट्स होते हैं, फिर उसको आमादा करना, फिर उसको किस तरीके से आमादा किया गया हो, तो ये सारी चीजें जो है इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। तो आई थिंक ये उनको उनकी रिटेलिएशन का जो एक इम्पेरेटिव था उसको सर्विस करता है, उसको फुलफिल करता है। गो के उस तरीके से नहीं कर रहा जिस तरीके से उनके ऊपर जो है दबाव है, लेकिन यह है कि फ्रॉम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि कम से कम हमने कुछ तो किया, ठीक है ना। तो ये आई थिंक दिस इज व्हाट दे गेन्ड फ्रॉम इट। उन्होंने बेसिकली एक मैसेज पहुंचाया कि अगर हम चाहें तो हम ये काम कर सकते हैं, तो अगर आप हम पे मजीद दबाव डालेंगे तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। सो आई थिंक दिस इज अ मैसेजिंग गोइंग ऑन। तो वैसे हमें थोड़ा सा ये बताइए कि ईरान की इस वक्त सिचुएशन क्या है? न्यूक्लियर डील की कोई बात चली थी, फिर पीछे रुक गई, फिर हम सुन रहे हैं कि न्यूक्लियर डील में शायद ईरान को फिर
गुफ्तगू की मेज़ पे लाया जाए तो ईरान पर सैंक्शंस भी लगी हुई हैं। रूस यूक्रेन की वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ईरान वाज़े तौर पर रूस के साथ खड़ा है। चीन के साथ भी कोई 400 बिलियन डॉलर का कोई आइंदा 25 साल के लिए एक मुआहदे का एक ढोल बजा था, वो कहाँ पे है? तो ईरान इस वक्त है कहाँ पे खड़ा है ईरान? जी देखें, आई थिंक मजमूई तौर पे ईरान एक इम्पैस पे है। ईरान जाहिर है उसने अपना असर और रसूख जो है मशरक़ वुस्ता के अंदर, अरब दुनिया के अंदर बड़ा मुस्तहकम किया हुआ। तो इराक के अंदर जो है वो गो के अनस्टेबल है, लेकिन अक्सरियत जो है शिया पॉलिटिकल फोर्सेस की है और शिया मिलिशियाज भी हैं, वो सब की सब ईरान से जुड़ी हुई, तो इनके लोग हैं। तो उनको किसी पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, किसी पे कम है। मुक़्तदा सदर ज़रा जो है अपनी मनमानी ज़्यादा करता है, दूसरे लोग अपनी मनमानी कम करते हैं, लेकिन यह है कि मजमूई तौर पे ईरान को वहाँ पे बरतरी हासिल है। इसी तरीके से जो अरब स्प्रिंग अपराइजिंग हुई थी सीरिया के अंदर, उसमें इन्होंने बड़ी कामयाबी से और बड़ी मतलब खौफनाक जंग करके ईरान ने तो असद हुकूमत का तख्ता उलटने से बचा लिया। तो वहाँ पे भी इनकी पोजीशन मुस्तहकम है। इसी तरीके से हिजबुल्लाह जो है वहाँ पे लबनान में बैठी हुई है, गो कि वो मुल्क दिवालिया उसका हो चुका है। तो अपना फाइनेंशियली दिवालिया हो चुका है और पॉलिटिकल सिस्टम जो है नहीं चल रहा। इराक का भी जो है सूरत हाल बहुत बुरी है, लेकिन अगर कोई बैरूनी ताकत इन मुल्कों के अंदर हावी है वो ईरान है। फिर यमन को मत भूलिए कि यमन के अंदर भी हुतीज जो हैं उनको इन्होंने सपोर्ट किया हुआ है। सऊदी अरब जो है अपना जो बेसिकली जियोपॉलिटिकल विल है उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा यमन के अंदर मिलिटरीली, और तो ईरान वहाँ पे है। लेकिन इसकी कीमत ये है कि पैसे तो इतना ही है ना, ये तो एक सैंक्शन ज़्यादा रजीम है, 40-45 साल हो चुके हैं, मुख्तलिफ किस्म की सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो उस तरह के वसाइल नहीं है। तो जहां अगर आपने जारहाना फॉरेन पॉलिसी रखी हुई है जिसका जिक्र मैंने अभी किया, तो उसकी कीमत यह है कि फिर आप अपने मुल्क में जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकॉनमी है, जो अपनी आवाम है, उसके ऊपर कम खर्च करते हैं। जब आप कम खर्च करते हैं तो वहां से फिर आपको पुश बैक आता है। तो ये जो है ये वो कॉस्ट है जारहाना फॉरेन पॉलिसी की। फिर ये जो न्यूक्लियर डील है, न्यूक्लियर डील की इसीलिए थी ईरान ने कि ईरान को पता था कि अब हम जो है इस सैंक्शंस रेजीम के तहत जिस हद तक हम फैल सकते थे फैल चुके, मजीद इससे आगे फैलना और यहां तक कि जितने फैले हैं उन सब चीजों को संभाल के रखना, उस सारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को संभाल के रखना और घर भी चलाना, वो तभी हो सकेगा कि कुछ सैंक्शंस हमें रिलीफ मिले। इसी वजह से जो है वो ओबामा इंतजामिया के साथ 2015 में वो डील पे आमादा हो गए थे और वो डील हो गई थी। ऐसा नहीं है कि वो अपनी कोई न्यूक्लियर जो है जो प्रोग्राम है या न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ख्वाहिश है उसका को उन्होंने को सौदा कर देना है, लेकिन उसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए बार्गेनिंग चिप कि भाई आप हमें सैंक्शन रिलीफ दें। वो सैंक्शन रिलीफ जो है साल भी नहीं चली, क्योंकि 2015 के जुलाई में वो डील हुई और नवंबर 2016 के अंदर सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्शन जीत के, और वो कहने लगे, वो आए इसीलिए थे, इसी मैंडेट पे थे कि ये जो डील थी बुरी थी, मैं बेहतर डील करूंगा और ईरान पे दबाव मजीद बढ़ा के मैक्सिमम पॉलिसी का जो मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अपना के तो मैं उनको अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतर डील पे मजबूर करूं। तो वो तो हुआ नहीं, 4 सालों में नहीं हुआ। बीच में जो है वो कासिम सुलेमानी को एलिमिनेट भी किया गया जो IRGC के, तनाव बहुत बढ़ चुका था। तो कहने का मकसद यह है कि ईरान जो है फंसा हुआ है, अब वो डील वापस चाहता है क्योंकि उसको सैंक्शंस रिलीफ चाहिए। डील मिल नहीं रही, उसकी वजह डील की न मिलने की कुछ तो ये है कि वो उन्होंने शर्तें बड़ी रखी हुई कि एक तो आप हमारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर जो हमारी एलीट मिलिट्री फोर्स है उसको टेररिस्ट एंटिटीज की लिस्ट से हटाएं, तो वो तो अमेरिका नहीं कर सकता। फिर मैं ये भी आर्ग्यू करूंगा कि सदर जो बाइडेन इतने कमजोर प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो एक स्ट्रेट फेस के साथ ईरान से नई डील करें और फिर उनको जो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और 2 साल के बाद दोबारा सदारती इंतखाब होगा उसमें फिर वो कामयाब भी हो सके, क्योंकि ये रिपब्लिकन को एक बहुत बड़ा वो जैसे कहते हैं हाफ वॉली मिल जाएगी छक्का मारने के लिए। तो सदर जो बाइडेन वैसे ही जो ना गैर मकबूल हैं,
उनकी जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज पे जो उनकी कारकर्दगी रही है, बिलखसूस जो अफगानिस्तान से इनखला हुआ है, वो उनके जैसे गले में पड़ गया। सो आई डोंट थिंक कि बाइडन टीम जो है, बाइडन व्हाइट हाउस डील कर सकती है, क्योंकि ऐसी कोई डील कैसी डील होगी? फिर वही तनकीद होगी कि आपने ईरान को जो है पैसे दे दिए, फिर वही होगा कि आपने घुटने टेक दिए, जैसे वो ओबामा ने किया था, आपने भी कर दिया वही आके। सो बहुत महंगा पड़ सकता है। तो आई डोंट थिंक कि ईरान को सैंक्शंस रिलीफ मिल सकती है, और ईरान डेस्परेट हो रहा है। उस डेस्परेशन में ये बहुत सारे मुख्तलिफ मेजर्स हो रहे हैं बैठ के। उन सोचा था कि अच्छा यार, रूस ने जंग की यूक्रेन के अंदर तो अमेरिका पे थोड़ा बहुत दबाव पड़ जाएगा, लेकिन वो तो मतलब जंग जो है वो रूस के गले पड़ गई है, तो वहां पे भी कुछ नहीं है। चीन जो है वो जाहिर है इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन चीन ईरान के लिए कोई भी वो जिसे कहते हैं ना कि उसके ऊपर कोई एहसान नहीं करेगा, ऐसा कोई इकदाम नहीं लेगा जिससे मजमूई तौर पे उसकी पोजीशन अमेरिका के सामने कमजोर हो। और बैनुल-अक़वामी तौर पे सैंक्शंस है, क्या चीन जो है वो सैंक्शन वायलेट करके तो ईरान के साथ कारोबार करेगा? नहीं, तो वो भी नहीं हो पा रहा। सो ये आई थिंक फंसे में, फिर ऊपर से तालिबान की हुकूमत आ गई ईरान के लिए, उनको भी जो है किसी तरीके से डील करना है, वसाइल वहां पे भी नहीं है। सो ईरान के पास कार्ड्स अच्छे नहीं है, ईरान के पास ऑप्शंस अच्छे नहीं है कि वो अपनी मर्जी जो है वो इम्पोज कर सके अमेरिका पे। अमेरिका की हुकूमत के पास भी अच्छे ऑप्शंस नहीं है ईरान को लेकर, लेकिन ईरान को मुआहदे की बहुत शिद्दत से जो है जरूरत है, अमेरिका को इतनी शिद्दत से उसकी जरूरत नहीं है। ईरान, अमेरिका और इवन अगर हम मिडल ईस्ट को बीच में लाएं तो एक लंबी बहस हो सकती है। कामरान बुखारी साहब, इस पे हम किसी वक्त और तफसीली बातचीत करेंगे। अब हम आते हैं पाकिस्तान और भारत की तरफ। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही नाजुक है, और ये नाजुक सिचुएशन कोई नई नहीं है, हमेशा से ये लफ्ज़ हम सुनते चले आ रहे हैं। पहले मैं इमरान खान के हवाले से आपकी राय लेना चाहता हूँ। वो जो लॉबिंग फर्म को हायर किया हुआ है अमेरिका में उन्होंने, और दूसरी तरफ ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने की बात करते हैं, तो ये कैसा तजाद है? देखिए, ये जो है इस चीज़ की निशानदेही करता है कि एक अनाड़ीपना है सियासत को लेकर। ये किसी मंझे हुए खिलाड़ी का जो है बिहेवियर ऐसे नहीं होता कि एक एमेच्योर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये एमेच्योरिश बिहेवियर है कि आप अपनी बेस के सामने जब जाते हैं तो आप कहते हैं कि आप धुआंधार किस्म की जो है हाई पिच रेटरिक में एंगेज करते हैं कि हमने अमेरिका को नहीं माननी, और अमेरिका को, और ये जो मतलब एब्सोल्युटली नॉट किस्म के जो मुकालमे हैं वो आपसे मंसूब हो जाते हैं और बड़े मशहूर हो जाते हैं। आपने अपनी आवाम को, क्योंकि ये चीज़ आवाम में जो है उनकी मकबूलियत बढ़ाती है, तो वो वहाँ पे तो ये काम करते हैं। लेकिन बड़ा अनाड़ीपन ये है कि आप जो है ये समझते हैं कि अगर आप पसे पर्दा अमेरिका को, अपने मुल्क में अमेरिका को बुरा भला कह रहे हैं, मीडिया पे बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लॉबिंग एफर्ट, कोई भी मुल्क अमेरिका में लॉबिंग कंपनी को या फर्म को हायर तभी करता है जब उसके मतलब जो ताल्लुकात है वो अच्छे नहीं होते, वो या जो है एक हद तक ही अच्छे होते हैं, फिर मजीद बढ़ाना चाहते हैं, बेस्ट केस सिनेरियो। यहाँ तो ये है कि आप सुबह शाम अमेरिका को बुरा भला कह रहे हैं अपनी आवाम के सामने मकबूल होने के लिए, और आप हर फोरम पे कहते हैं, कोई मीडिया इंटरव्यू ऐसा नहीं है। हाँ, आप ये कह देते हैं कि हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन हम आपकी डिक्टेशन नहीं देंगे। देखिए, इस तरह थोड़ी होता है। पहली बात तो ये है कि आपको कोई डिक्टेशन दे नहीं रहा, आप इतने अहम है ही नहीं अमेरिका के लिए कि अमेरिका आपके खिलाफ को बहुत बड़ी साजिश करे। खैर, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये समझ लेना कि आप वही आवाम जो मुझे, जिसमें मैं मकबूल तरीन पॉलिटिशियन हूँ, ठीक है, उसको पता नहीं चलेगा कि मैं ये पसे पर्दा जो है लॉबिंग फर्म को मैंने हायर किया। अब ये कि हम एक ऐसे जमाने में रहते हैं कि जहां फारा के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है, जो अमेरिका का एक कानून है कि अगर कोई लॉबियस्ट, और बहुत सारे लॉबियस्ट होते हैं, इनफरादी लॉबियस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको रजिस्टर होना होता है हुकूमत के, अमेरिकी हुकूमत के साथ टैक्स पर्पसेस के लिए, और
वैसे भी कि भाई देखें, हम अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं कि फलाना फॉरेन मुल्क के हम एजेंट हैं। एजेंट से मुराद क्या है? एजेंट से मुराद ये कि हम उनके बिहाफ पे यहाँ का जो है अपना एक्टिविटीज करेंगे, और उस मुल्क की, उस फॉरेन, और जरूरी नहीं मुल्क को, मतलब कोई कंपनी भी हो सकती है, मतलब चाइनीज कंपनीज बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पे लॉबियस्ट जो ना हायर किए हैं अमेरिका के अंदर। लेकिन जो भी फॉरेन एक्टर है उसके बिहाफ पे हम यहाँ काम करेंगे ताकि वो लीगल रहे। ये ना हो कि आप कोई मसला होता ये कि क्या आप गैर कानूनी तौर पे किसी गैर मुल्की जो हुकूमत है या एंटिटी है उसके आप एजेंट बन रहे हैं, तो आप ट्रांसपेरेंसी दिखाएं कि आप इसमें अमेरिका के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये सारा प्रोसेस जो है, ये ऑनलाइन है। ठीक है, ज्यादा देर नहीं लगती लोगों को पता चलने में। हमारे दोस्त हैं उज़ैर यूनुस, वो पाकिस्तान इनिशिएटिव के डायरेक्टर हैं अटलांटिक काउंसिल में। उन्होंने बेसिकली इसको अनकवर किया 2 हफ्ते पहले, और उनकी पहली ट्वीट थी कि भाई जो है ये देखो ये क्या हो रहा है। उधर तो गाल गलोच करते हैं बैठ के, इधर जो है ये पसे पर्दा ये कर रहे हैं, तो एक मुनाफकत है। मैं तो, मुनाफकत तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ये अस्यूम कर लेना कि मेरे लोगों को पता नहीं चलेगा, बड़ा भोंडापन है। ये बड़ा ही कोई एमेच्योर किस्म का एक बिहेवियर है कि आपको मतलब सियासत नहीं करनी आती। मतलब आप, पहली बात तो ये है कि आप अपनी रेटरिक में इतने दूर क्यों चले जाते हैं कि जब आपको पता है कि आपका अमेरिका के बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, आपकी इतनी बड़ी सपोर्ट बेस जो है वो अमेरिका में, और आपके ऊपर जो फॉरेन फंडिंग का केस भी जो बना हुआ है, जो चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और फिर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा रहा है, तो वो क्यों है? वो इसीलिए है ना कि आपको बैरूनी तौर पे फंडिंग भी आती है। तो आप, नोबडी लाइक्स टू जो है डैमेज उस जगह को, या उस जगह के साथ ताल्लुकात खराब करना जहां से उनको फायदा होता है। तो पहले तो आप ये क्यों कर रहे हैं कि बाद में आपको छुपाना पड़े? चलें, फिर आपने जो है मतलब बैलेंस नहीं हो पा रहा। ठीक है ना, कि आप इतनी दूर निकल जाते हैं अपनी रेटरिक में कि आपके लिए वो जो रेटरिक और रियलिटी की जो गैप है उसको ब्रिज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप इस किस्म के भोंडे काम करते हैं, फिर लोगों को पता चलता है, तो फिर जो है आपको क्या नाम है उसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा कि चूंकि कंस्पिरेसी थ्योरी में रची बसी हुई है ये कौम, खास तौर पे इमरान खान साहब के जो कंस्टिट्यूएंसी है, तो इसको भी वो एक्सप्लेन अवे कर देंगे कि ये भी साजिश का हिस्सा है। तो जो मुझे एक्सप्लेनेशन जो मिलता है, कि जो मैंने सवाल उठाया है कि आप ऐसे भोंडे तरीके से ऑपरेट क्यों करते हैं, उसका जवाब मैं खुद ही देता हूं कि वो नहीं समझते कि उनको इसका कोई खास नुकसान होगा, क्योंकि वो लोग जो हैं वो अगर वो कहेंगे कि ये देखो ये मेरे खिलाफ साजिश का ही हिस्सा है, ये झूठ है सब, तो लोग मानेंगे ही नहीं। यानी आप उनके सामने बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट भी रख देंगे तो वो लोग मानेंगे नहीं। So I think this is part of the calculus, लेकिन at the end of the day, you know, it's bad politics. जी, अब हम आते हैं 75 इयर्स की जो अब तक की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की तरफ से, ख़ास तौर पर आपको वो परफॉर्मेंस क्या दिख रही है? 75 साल में क्या खोया, क्या पाया? 75 साल में तो खोया ज़्यादा है, पाया तो बहुत कम है। मतलब जो है, आई डोंट, अगर मैं वो पाया की जो साइड की जो लिस्ट है उसको, उस पर ज़रा मतलब अगर हम शुरू हो जाएं गिनना कि क्या पाया है, तो आई डोंट नो कि मतलब इट विल बी हार्ड टू कम अप विद अ लिस्ट। ठीक है, हाँ, खोया की लिस्ट जो है वो बहुत मतलब आसानी से हम पेज फिल कर सकते हैं कि हाँ भाई क्या क्या हुआ, गलत क्या क्या हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब एलीट क्या करेगी? पाकिस्तान की जो एलीट है, चाहे वो अस्करी है, सिविलियन है, जिसमें खान साहब की भी पार्टी है, PMLN भी है, पीपल्स पार्टी भी है, दूसरे लोग भी हैं, मुसल्ला फौज भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, जो अशराफिया है, जो इसको हम अशराफिया कहते हैं, वो क्या करेंगे? वो आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि देखें उनके सामने जो है, उन्होंने जो कुछ किया, जिसको हम कहते हैं एलीट कैप्चर ऑफ द स्टेट, जिसको जो ना लोग आजकल इस्तेलाह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो वो तो मतलब अब 75 साल से तो रही ना, लेकिन अब वो सस्टेनेबल नहीं है। तो अब वो क्या तब्दीली लाएंगे, क्या तब्दीली वो ला सकते हैं? क्या उनके अंदर इत्तेफाक राय है कि हाँ भाई हमें कुछ करना है? हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने वो एक ऑपेड इकोनॉमिस्ट में पब्लिश किया है 75वीं जो है ना यौम आज़ादी के मौके के ऊपर,
लेकिन उसमें जो है वो बातें बहुत अच्छी हैं, मतलब कोई पढ़ने वाला ये नहीं कहेगा कि इसमें कोई बात गैर माकूल है, एंड वही बात की है जो करनी चाहिए। लेकिन बातें कर देना, ऑपेड लिख देना एक बात है, अमल करना और उन्हीं बातों पे जो आप लिखते और कहते हैं उन पे अमल करना वो एक अलग बात है। सो वी हैव टू सी कि हाँ क्या है, सियासी हालात ऐसे हैं, इस कदर पोलराइजेशन है, इस कदर जो है ना कमजोरी है इस मौजूदा हुकूमत के अंदर कि इनके लिए बहुत मुश्किल है, इनके पास गुंजाइश नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा आपस के अंदर के इतफाक जो है नहीं है। आप इसी चीज़ को देख लें कि मिफ्ता इस्माइल साहब का बहुत अच्छा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ की इंतज़ामिया के अंदर PMLN की तरफ से, तो वो जो है वो खासी तनकीद का निशाना कई हफ्तों से बन रहे हैं, और उनके ऊपर जो है उनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जी ये क्या कर दिया, जो है ये IMF के जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, हमारी गैर मकबूलियत को मतलब जो नुकसान हमारा हो रहा है सियासी तौर पे उसमें आप या आपका कसूर। तो कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है उनके आपस में इत्तफाक राय नहीं है। फिर ऊपर से जो है ये उनका एक इंटरव्यू है जो जियो पे आया था 14 अगस्त वाले दिन, तो बहुत अच्छा इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने बहुत खुल के बातें की हैं जो कि पाकिस्तान को करनी है ताकि वो आगे बढ़ सके, और उस पर मुआशरती लेवल पे क्या होना चाहिए, इलीट के लेवल पे क्या होना चाहिए, तालीम का क्या होना चाहिए, और जो है अपने पैरों पे उनका जो है बार बार वो, मैंने वो इंटरव्यू पूरा देखा, बार बार वो यही कह रहे थे कि चादर देख के फैलानी चाहिए पाकिस्तान को, कि भाई अपने मीन्स के अंदर रह के आपको ऑपरेट करना। तो इससे तो कोई इतराज नहीं कर सकता ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि वो जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी ही पार्टी से जो है तनकीद का निशाना है, और जो है वो ही इज टेकिंग अ हिट फॉर इट। सो आई डोंट नो कि क्या होगा। ऊपर से जो है जो मुसल्ला अफवाज का सिचुएशन है वो सबके सामने है, बिलखुसूस जो इमरान खान साहब की जो पूछाड़ चल रही है फौज के ऊपर जब से उनको निकाला गया है, तो उसने भी फौजी एस्टेब्लिशमेंट को भी जो है एक ऐसे अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में डाल दिया जिसमें वो पहले नहीं थी। कम से कम ये होता था कि अच्छा यार ये फौजी जर्नैल जो है ये एक वाहिद एक इंस्टीट्यूशन है कि जो एट द एंड ऑफ द डे जो है ये अगर ये ऑपरेट करते हैं, कलेक्टिव एक्शन लेते हैं, इनके अंदर दरारें उस तरह की नहीं है, तो इख्तलाफ राय हो सकता है लेकिन बहैसियत इदारे के वो इदारे के बिहेव करते हैं, फर्द वाहिद की तरह बिहेव नहीं करते, फैक्शंस नहीं। लेकिन अब वो जो बिहेवियर हम देख रहे हैं, अब जो मतलब अंदरूनी लड़ाई जो खुल के सामने आ चुकी है, तो वो उससे तो ये भी लगता है कि फौज के अंदर भी जो है एक रीसेट की जरूरत है। बाजवा साहब जो है का वक्त पहली एक्सटेंशन जो उनको मिली थी उसका वक्त खत्म हो रहा है, क्या वो दोबारा एक्सटेंशन मिल जाएगी उनको, ये भी बाज़गश्त हो रही है कि वो कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है ये इसका किसी को नहीं पता। बज़ाहिर तो उनके जो स्पोक्समैन है वो कहते हैं जी वो बिल्कुल नहीं लेंगे, जो जनरल अपना इफ्तिखार बाबर हैं DGISP, उनका ओपन बयान है कि वो देयर विल बी नो एक्सटेंशन। तो एक नई क़यादत आएगी, तो वो नई क़यादत आके क्या करेगी, उनमें से कौन लोग होंगे, उनको कौन अपॉइंट करेगा, ये करेगी हुकूमत, इंटर्म हुकूमत करेगी क्या, उससे पहले जो ना इंतखाबात हो सकते हैं, इमरान खान साहब का क्या रोल होगा। अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें उनको जो है ना खासी जो है वो इलेक्टोरल गेन्स मिली हैं, खासी अपना उनको मज़ीद उनकी पोजीशन मुस्तहकम हुई है, लेकिन क्या बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। तालिबान जो हैं वो मतलब आपके दरवाजे पे खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ भारत के साथ हालात कशीदा हैं, भारत के अंदर भी हालात जो है कशीदा हैं। जो आपके जो ट्रेडिशनल सपोर्टर थे चीन, अरब ममालिक और अमेरिका, उनके साथ आपके हालात ख़राब हैं। तो नेक्स्ट 25 ईयर्स में आप क्या करेंगे, यानी जब 2047 का साल आएगा, पता नहीं हम में से कितने लोग तब तक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो भी होगा उस वक्त, तो इन 25 साल में कितनी तब्दीली आ सकती है, जहां मतलब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि कहां हम आज खड़े हुए हैं, एक हकीकत पसंदी का असेसमेंट करें कि हम किस जो है नहज पे खड़े हुए हैं, तो अगले 25 साल में हासिल क्या किया जा सकता है, कि जो जिस गड़े में है उस गड़े से कितना निकल सकेंगे, और कितनी जो है ये जो हाउ कैन वी लीव ऑल ऑफ दिस इन द रियर व्यू मिरर, और कितनी तरक्की हो सकती है, कितनी तब्दीली आ सकती है। सवाल ये है, और अब वक्त बताएगा कि हम क्या करेंगे, लेकिन अब जो है जो बॉल जो है वो पाकिस्तान की एलीट के कोर्ट में।
आखिर में सियासत की बात हो रही है तो अमेरिका में भी बहुत उथल पुथल है। थोड़ी सी बात उस हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगा। आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका की सियासत पर भी आपकी गहरी नज़र है। जिस तरह सदर ट्रंप के घर पर छापा पड़ा, वो एक ब्यूरोक्रेसी का, लॉ इन्फोर्समेंट का मसला है, मगर वो एक सियासी मसला भी है। उसके साथ साथ जिस तरह लिज चीनी अपनी सीट को अब एक तरह से खो चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि सदर ट्रंप, आपने पीछे कहा कि सदर जो बाइडन एक वीक प्रेसिडेंट हैं, तो उनकी वीकनेस की वजह से, उनकी अनपॉपुलैरिटी की वजह से सदर ट्रंप, गुज़िश्ता सदर ट्रंप कहना चाहिए, क्या अपने आप को पॉपुलर करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये तो कोई शक नहीं है इसमें कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनकी रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर गिरफ्त अभी भी बहुत मजबूत है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर गिरफ्त मजबूत होना एक अलग बात है, और दोबारा से सदर के ओहदे पे फायज हो जाना एक अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं कि उन दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। और जो रिपब्लिकन पार्टी, क्योंकि देखें, अगर आप पिछले इलेक्शन को ले लें, 2020 का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें सदर बाइडन जीते थे, उस 5 मिलियन वोट्स के फ़र्क से जीते थे। बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि ये जो इशू है, ये 75 मिलियन बहुत बड़ी जो ना होती है, जिसे कहते हैं तादाद। 80 मिलियन कहते हैं लगभग जो है, जो बाइडन को वोट पड़े थे, 75 मिलियन सदर डोनाल्ड ट्रंप को पड़े थे, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को। तो जाहिर है मकबूल हैं, लेकिन फिर भी 5 मिलियन का फ़र्क है। तो और उसके बाद जनवरी 6 हुआ है, और जनवरी 6 की वजह से उनकी मकबूलियत और भी गिरी है। आज देखें, आज उन्हीं के साबिक नायब सदर जो है माइकल पेंस जो हैं, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि अगर मुझे कांग्रेस बुलाएगी हियरिंग के लिए, जो जनवरी 6 की जो तहकीक हो रही है, जो वहाँ पे कांग्रेस की बिल्डिंग के ऊपर जो हमला हुआ था, सब डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने वहाँ पे जो हुल्लड़बाजी की थी और तोड़ फोड़ की थी, तो वो मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो ये, इससे हमें यही मालूम होता है कि रिपब्लिक, जहाँ डेमोक्रेट्स जो हैं कमज़ोर हैं, चूँकि सदर डोनाल्ड ट्रंप सदर बाइडन जो है वो आवाम के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पा रहे। एक तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, उनकी पॉलिसीज़ भी कोई ऐसी को ख़ास नहीं है, उन ना बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं और उनकी तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब रिपब्लिकन पार्टी भी कोहेरेंट नहीं है। ठीक है कि जो साबिक जो है नायब सदर डिक चेनी की जो बेटी हैं, लिज चेनी, जो कांग्रेस वुमन थी वायोमिंग से, वो अपनी सीट जो है की कैंडिडेसी हार गई हैं क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया था। तो रिपब्लिकन पार्टी की हद तक तो सदर डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्त है, लेकिन उनकी उससे आगे नहीं है। और मैं तो यूं भी आर्ग्यू करूंगा कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ऐसे बहुत सारे अनासिर हैं जो समझते हैं कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है को मतलब रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो ही लीडर उभर के सामने आते हैं, लोग उन्हीं के मानने वाले हैं, तो दोबारा से व्हाइट हाउस जीतना हमारे लिए मुश्किल होगा। और ये इस वजह से क्योंकि जो जनवरी 6 की हियरिंग चल रही है। अब उसके बाद फिर ये है कि ये जो मामला है उनके घर पे छापे का, देखिए इसमें क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो उन्होंने अपने जो गोल्फ कोर्स है, जो मारा लागो जो है, उसमें वहाँ पे उन्होंने वो कागजात ट्रांसफ़र किया, तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ से ले लिए गए हैं। तो ये अभी तहकीक चल रही है, डिटेल्स बहुत कम हैं, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है वो अपनी जगह चल रही है, सियासत अपनी जगह चल रही है, और दोनों जो हैं, जो कानूनी मशीनरी है कि जो कार्रवाई है उसको भी सियासी रंग दिया जाता है। जो तो अगर आप सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ हैं तो आप कहेंगे कि देखें ये इंसाफ हो रहा है, कि ये होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कोई शख्स हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई भी सदर हो, लॉ के अबव नहीं होना चाहिए, जो कि एक फेयर बात है। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, और वो बहुत हैं, ठीक है, तो अब जितने बेशतर जो लोग हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो ओहदेदार थे, इनके पास या कांग्रेसमैन थे या कांग्रेस में उनकी सीट थी, बहुत सारे लोग उनमें से या तो रन नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि वो हार जाएंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप के कैंडिडेट के मुकाबले में,
या फिर ये है कि वो हार चुके हैं, उनको सदर डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा कैंडिडेट ने हरा दिया है। जो सबसे लेटेस्ट जो केस है वो लिज चेनी का है। तो ये वो जो अपना तबका है सोसाइटी का, अमेरिका का, वो जब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो है उनके खिलाफ जो है एक मुहिम चल रही है, एक साजिश हो रही है उनके खिलाफ। डिसिमिलर नहीं है वो जो माइंडसेट है पीटीआई के सपोर्टर से, कि जो पीटीआई का सपोर्टर ये बात मानता है कि किसी साजिश के तहत इमरान खान को निकाला गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के लोग भी जो हैं वो बहुत सारे यही समझते हैं कि उनको साजिश के तहत निकाला गया, और अब भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उनकी मकबूलियत का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है गैर कानूनी तौर पे। ये दो मुख्तलिफ आरा हैं जो एक दूसरे से टकरा रही हैं, और ये टकराती रहेंगी। द गुड थिंग इज दिस इज नॉट पाकिस्तान, ठीक है, कि यहाँ पर फिर भी एक निज़ाम है, उस निज़ाम के अंदर इतनी कुव्वत ज़रूर है कि जितने भी इख्तलाफात हैं, जितनी भी अनप्रेसिडेंटेड एक्टिविटीज़ हैं, वो उसको अब्जॉर्ब कर सकता है। देखें, जनवरी 6 का हमला एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड हमला था। कभी भी, मतलब लास्ट टाइम 1812 में ब्रिटिश फोर्सेस ने कांग्रेस के ऊपर हमला किया था, यानी वाशिंगटन पे हमला किया था। उसके बाद से कभी इस किस्म का कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जनवरी 6 को हुई। लेकिन उसके बावजूद कानून ने अपना रास्ता पकड़ा, इदारों ने वही काम किया जो होना था। लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि बड़ा फ्रॉड हुआ है, कोई फ्रॉड की जो है एविडेंस नहीं मिला, और इंतकाल इक़्तिदार हुआ, और जो जमहूरी प्रोसेस है वो चलता रहा, और निज़ाम जो है वो इस किस्म के जितने चैलेंजेस हैं उनको अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान में देखा जाए, मुमासलत की जाए, तो निज़ाम ही नहीं, तो निज़ाम में शॉक अब्जॉर्ब करने की तो कुव्वत की हम बात ही नहीं कर सकते। बहुत आखिर में मुख्तसर ये भी बताइए कि इमरान खान का ये कहना कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मैंने बहुत अच्छे ताल्लुकात कर लिए थे, उनसे एक मुलाकात के बाद उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब जैसे मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो वो जो एक केमिस्ट्री मिलने की बात है इमरान खान की साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें कितना सच या कितनी का हकीकत आपको नज़र आती है? देखिए, सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने, आपको याद हो, इमरान खान के जो दौरे से पहले बड़ी जारहाना पोजीशन इख्तियार की थी पाकिस्तान के खिलाफ। ट्विटर पे आके पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहा था उन्होंने, और बहुत शोर मच चुका था कि पता नहीं पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो नोज डाइव कर रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, सैंक्शन नहीं लग रहे हैं, ये क्या होने वाला है, अमेरिका के क्या इरादे हैं, बट ये ट्रंप इंतजामिया क्या करेगी। देखिए, वो उस वक्त की सियासत थी। उसके बाद जब इमरान खान साहब आए तो वो सियासत जो है, जब फेस टू फेस होते हैं तो सियासत की नौयत बदल जाती है। पाकिस्तान को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, डील करना है, किसी तरीके से डील करना है। और फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसा पॉलिटिशियन जो है वो ये देखता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो वो ये दिखाना चाह रहे थे कि देखें, मैं किम जोंग उन से भी मिलता हूँ, ये देखो पाकिस्तान का सदर आया है, मैं इसको भी मैनेज कर रहा हूँ। हालांकि देखो इन्होंने हमारे साथ अफगानिस्तान में क्या दगा किया। ये एक अमेरिकी पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे इसको पाकिस्तानी माने या ना माने, लेकिन ये एक अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो ये दिखाना चाह रहे थे कि मैं जी से भी मिल सकता हूँ, मैं पुतिन से भी मिल सकता हूँ, मैं इन तमाम लोगों के साथ मिल सकता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मेरे अपना से पहले जो सुदूर आए हैं, जो सॉल्व नहीं कर पाए, अब मैं करूँगा। इससे ज़्यादा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था इमरान खान के अंदर, ठीक है। हाँ, इसके दौरान आप बहुत सारी बातें कह जाते हैं, अच्छा मैं कश्मीर की मिसाल सी कराऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं कहूँगा। जब फेस टू फेस होता है बहुत सारी बातें कही जाती हैं, क्या उस पर अमल दरामद होता है? नहीं होता। जहाँ इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर है उनको ये दिखाना था कि देखें, मैं जो हूँ माजी के जितने हुक्मरान आए मैं उनसे मुख्तलिफ हूँ, मैंने जाके घुटने नहीं टेके, और मैंने जाके जो है मतलब जी हजूरी नहीं की अमेरिका की, और मैं बड़े दो टोक तरीके से बात की, और देखो मुझे किस किस्म की वहाँ पे रिसेप्शन मिली। जो है उन्होंने मुझे जो है मैंने उनको मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इज्जत से बुलाएं और उनके साथ इज्जत से बात करें, बराबरी के लेवल पे बात करें। यही परसेप्शन जो है शेप करना चाह रहे हैं ना। तो जाहिर है फिर लफ्ज़ जब आप चुनते हैं कि जी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने वर्ल्ड कप 92 का जीत लिया है दोबारा, तो ये तो फिर जाहिर है उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, एक वोकेबुलरी है, उनके जहन में उस वक्त क्या आया, क्या सूझी उनको, उन्होंने वो कह दिया। लेकिन
रियलिटी ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जब मिले थे इमरान खान से, वो अपने मफादात देख रहे थे। इसी तरीके से इमरान खान साहब अपने मफादात देख रहे थे। बायलैटरली अगर कोई सब्सटेंटिव रिलेशनशिप तो मुझे नजर नहीं आया, मतलब वो दिन है और आज का दिन है, तो मुझे तो नहीं पता लगता कि मुझे तो नहीं पता चला कि भाई उसमें क्या ऐसा हो गया था। और अगर इतने अच्छे ताल्लुकात थे तो फिर इसी अमेरिका ने क्यों जो है वो सो कॉल्ड रेजीम चेंज की है बैठ के, मतलब क्या वो सच था या ये सच है? ये सवाल है जो कि इमरान खान साहब के जो मानने वाले हैं, जो उनके गर्विदा हैं, उनको सोचना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर कि जूं का तू अपने लीडर मनपसंद उनके अपने कायद की बातों को मानना नहीं चाहिए। सियासी लीडर होता है, उसके मफादात होते हैं, और आवाम का काम यह है कि उसको होल्ड अकाउंटेबल करे। हर बात को मान लेना नहीं है, सवाल करने की जरूरत है। अच्छा भाई आप ये कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, तो जरा मजीद डिटेल में बताइए, तो फिर बात चलती है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि बस हम वो जूं का तू जो है वो कूलेट पी जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब। बातें आपके साथ बहुत सारी करने को जी चाहता है, मगर टाइम की एक बंदिश होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में आपके साथ, और बातचीत होती रहेगी आपके साथ। व्यूअर्स बातचीत सुन रहे थे कामरान बुखारी साहब की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, और आप टैग टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आप कंसीडर कीजिए टैग टीवी को कंट्रीब्यूट करने के हवाले से भी, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारी ऐप्स भी डाउनलोड कीजिए। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.